हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा छठा क्लास है। छठे क्लास का टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल में भी कौन सा काल? तो निम्न पूरा पाषाण काल मुख्य टॉपिक है आज हमारी क्लास का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ने से पहले जान लेते हैं आखिर इस काल को पाषाण काल ही नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे ये रीजन है कि मानव जब धरती पे आया और उसका विकास हुआ तो मानव ने सबसे पहले जो औजार बनाए वो पत्थर के बनाए। औजार किस लिए बनाए? तो मानव औजार अपनी सुरक्षा के लिए बनाए और शिकार करने के लिए बनाए। वो किसके औजार थे? तो पत्थर के औजार थे। क्यों बनाए? तो ये आसान तरीका था कि पत्थर हर जगह पे लगभग प्रोवाइड हो जाता था, इस वजह से मानव ने उस टाइम पत्थर को चुना। तो इसलिए इसका रीजन रहा कि इसका नाम पाषाण काल रखा गया। अब पाषाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पत्थर होता है। तो पाषाण काल को पत्थर का काल भी कह सकते हैं और पत्थर को प्रस्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तीन नाम हो सकते हैं, पाषाण काल भी कह सकते हैं, पत्थर काल भी कह सकते हैं और प्रस्तर काल भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इसके नाम के पीछे का रीजन। जान लेते हैं कि भारत में पाषाण काल की जानकारी हमें कब हुई। तो जानकारी ऐसे हुई कि जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग का शासन नहीं था तब तो जो भारत का इतिहास माना जाता था वो वैदिक सभ्यता तक ही माना जाता था। जो प्राचीनता थी भारत के इतिहास की वो बस वैदिक सभ्यता तक ही थी। वो भी जो उसके साहित्य सोर्स में प्राप्त थे वो प्राप्त हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। लेकिन जो टाइम पीरियड माना जाता था वो 1000 से 1500 BC के आसपास माना जाता था। तो मैक्सिमम जो भारत का इतिहास था बस केवल वैदिक सभ्यता तक ही पुराना माना जाता था। लेकिन जब भारत पे ब्रिटिश लोग का शासन हुआ 1757 प्लासी के युद्ध के बाद ही लगभग भारत पे ब्रिटिश लोग का शासन स्थापित हो गया था बंगाल वाले क्षेत्र से। तो जो ब्रिटिश लोग थे उनको इतिहास आर्कियोलॉजी पॉइंट पे काफी रुचि थी। वो आए यहाँ पे देखे कि यहाँ पे काफी पूर्वाश्रयशाली चीजें हमें दिखाई देती। तो जो ये जिज्ञासा उठी थी वो ब्रिटिश लोग के अंदर उठी थी। वहीं से भारत के इतिहास की जिज्ञासा उठी और उससे ये रिजल्ट निकला कि हमारे भारत का जो इतिहास है वर्तमान में है वो लगभग में 15 लाख ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। इस जब ब्रिटिश लोग का शासन नहीं था तब केवल वैदिक सभ्यता तक माना जाता था। तो एक ये रहा इसके पाषाण काल के उद्भव का रीजन। अब जान लेते हैं इसके क्या क्रम हुए, कैसे कैसे हमारे पाषाण काल का और फिर आने वाली सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिली। तो एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। इस संस्था का नाम था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784। रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जनवरी, ये डेट कभी कभी पूछ लेता है। तो 15 जनवरी 1784 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स थे। ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संस्था के अध्यक्ष थे। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था कि भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी पूरा अवशेष और पूरा स्थल है उनकी खोज करना, उसके इतिहास के बारे में जानना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये एक जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारे इतिहास के जानने के बारे में। इसके दूसरा जो क्रम है वो है 1842 में। 1842 में एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज ये रायपुर क्षेत्र में एक पत्थर का छुरा पाते हैं और पत्थर का छुरा जो पाते हैं वो पाषाण कालीन संबंधित होता है। और जो ये रायपुर पड़ता है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, मतलब भारत के दक्षिणी हिस्सों में कर्नाटक राज्य में ये रायपुर पड़ता है। यहीं से ये विद्वान एक पत्थर का छुरा पाए। और लेकिन जो छुरा सर्वप्रथम पाए थे 1842 में पाए थे। कौन पाया था? तो डॉक्टर प्राइमरोज महोदय ने पाया था। रायपुर कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाया था। ये छुरा तो था, इसका जब डेटिंग हुई तो ये छुरा का जो संबंध निकला वो नवपाषाण काल से निकला। तो ये होगी इसकी दूसरी जर्नी। तीसरे स्टेप में एक विद्वान आए जिनका नाम है जॉन इवांस। इन्होंने 1853 में जॉन इवांस ने नरसिंहपुर में पाषाण उपकरण प्राप्त किए। बड़ी संख्या में इनको नरसिंहपुर कहाँ पड़ता है?
तो एमपी राज्य नर्मदा नदी तट पे पड़ता है ये नरसिंहपुर। यहाँ से पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए। और लेकिन जो इनकी डेटिंग जब की गई जानीमांस के द्वारा प्राप्त उपकरण की, तो इनकी जो डेटिंग आई वो मध्य पाषाण काल आई। कौन सा काल आया? तो मध्य पाषाण काल आया। प्राइम रोज की जो डेटिंग थी छुरा की वो नवपाषाण काल थी, और डॉक्टर जॉन इवांस की थी वो मध्य पाषाण काल थी। चौथे स्टेप में आए एक भूवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये एक भूवैज्ञानिक थे, भूवेता थे, ये इतिहासकार नहीं थे। ये 1863 में मद्रास के निकट, मद्रास जो वर्तमान का चेन्नई वाला एरिया है तमिलनाडु में, उसी का नाम है मद्रास। वर्तमान में उसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में उसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो मद्रास चेन्नई और तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। यहाँ से रॉबर्ट फूट महोदय ने एक हैंडेक्स की प्राप्ति की। इनको हैंडेक्स मिले और इन्होंने जो डेटिंग करवाई इसके पाषाणकालीन जो क्रम मिला हैंडेक्स, उसकी डेटिंग करवाई। तो इसकी डेटिंग आई वो निम्न पूरा पाषाण काल आई। मतलब जो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला हैंडेक्स, इसकी डेटिंग कराई तो इसकी डेटिंग आई निम्न पूरा पाषाण काल। तो ये सबसे प्राचीन यही माना जाएगा। और इसके बाद एक और विद्वान है जिनका नाम है विलियम किंग महोदय ने 1884 में अतिरमपक्कम ये मद्रास में, वही चेन्नई वाली एरिया में पड़ता है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। इनको यहाँ पे भारी संख्या में हैंडेक्स क्लीवर उपकरण मिले। ये दोनों जो स्थल है, ये दोनों स्थलों के जो उपकरण हैं, ये दोनों स्थलों के उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और इनका जो उपकरण मिला 1842 में प्राइम रोसार का, इनका उपकरण का जो समय पीरियड माना जाता है वो नवपाषाण काल। और जो जॉन इवांस को मिला वो मध्य पाषाण काल, और रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला निम्न पूरा पाषाण काल, और विलियम किंग को मिला अतिरमपक्कम से वो निम्न पूरा पाषाण काल। तो जो एक क्रम होता है, ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, ये डेटिंग के लिए पूछ सकते हैं कि जैसे जो डेटिंग स्टार्ट हुए किताबों में डायरेक्ट ये मिल जाता है, ये तीनों नहीं मिलते हैं। लेकिन क्रम के लिए सबसे पहले 1784 से स्टार्ट हुआ, फिर 1842 में, फिर 1853 में, और फिर 1863 में, फिर 1864 में। इसलिए जैसे कि डॉक्टर प्राइम रोज है, इनको नवपाषाण काल का जनक माना जाता है, और जॉन इवांस को मध्य पाषाण काल का जनक माना जाता है। और जो रॉबर्ट ब्रूस फूट को महोदय को मिला, इसके ऊपर उपकरण का जो संबंध था वो निम्न पूरा पाषाण काल था। तो इसलिए फूट महोदय को प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का जनक कहा जाता है। तो पूछा भी जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है, तो महोदय को प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है या फिर पाषाण काल का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित थे। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय को कहा जाता है। और इनको जो उपकरण मिला 1863 में मद्रास चेन्नई के निकट मिला। ये हो गई इसकी एक जानकारी। हम लोग स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी एक इतिहास के विभाजन पे क्लास बनी है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। तब इसको देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी जो ये विभाजन है। हालांकि यहाँ पे छोटे से व्यू में हम लोग पाषाण काल के विभाजन को समझेंगे, लेकिन वहाँ पे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो ये पाषाण काल हमारा समय पीरियड है, ये पाषाण काल ये बहुत लंबा समय पीरियड है। इसका समय कितना माना जाता है, तो इसका समय जो माना जाता है वो वर्तमान में जो माना जाता है भारत के पाषाण काल का, वो 15 लाख से लेके 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो ये विभाजन वहाँ से समझ में आ जाएगा कि विभाजन की क्लास पढ़ाए हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो इसके विभाजन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है जॉन लुबाक। एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है जॉन लुबाक महोदय ने जो भारत के पूर्वावशेष थे, पूरा स्थल थे, यहाँ पे अध्ययन किया। यहाँ पे अध्ययन करके एक अपनी रिपोर्ट या किताब प्रकाशित किए, जिसका नाम था
प्रीहिस्टोरिका टाइम्स। ये जॉन लुबाक महोदय की किताब है जिसका नाम है प्रीहिस्टोरिका टाइम्स। इस पुस्तक का प्रकाशन कब किए? तो इस पुस्तक का प्रकाशन किए 1865 में। इनकी पुस्तक पूछी भी जाती है कि जॉन लुबाक की पुस्तक का क्या नाम है, तो प्रीहिस्टोरिका टाइम्स इनकी पुस्तक का नाम है और 1865 में इसको प्रकाशित किए थे। तो जॉन लुबाक महोदय ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम पाषाण काल का विभाजन 2 पार्टों में किया। वो कौन कौन से? वो थे पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखें कि ये जो समय पीरियड है बहुत लंबा समय पीरियड है, तो इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में पूरा पाषाण काल और नवपाषाण कालों के नामों का प्रयोग किया था। लेकिन आगे चल के कुछ और विद्वान आए और एनालिसिस किए इतिहास का कि देखें कि इन दोनों कालों के बीच में भी एक तकनीकी परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो इसलिए विद्वानों ने इसके बीच में एक और काल का नाम दिया जिसका नाम था मध्य पाषाण काल। तो ये विभाजन जान लेते हैं। ये हो गया पाषाण काल, ये पाषाण काल हो गया। पाषाण काल में जॉन लुबाक महोदय ने किसको बांटा? तो जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिका में पूरा पाषाण काल नाम का प्रयोग किया और दूसरा नवपाषाण काल। ये जो नाम दिए थे ये जॉन लुबाक महोदय ने दिए थे। इसके बाद जो अन्य विद्वान आए तो ये देखें ये मध्य पाषाण काल अन्य विद्वान दिए थे नाम। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं और तकनीकी परिवर्तन के हिसाब से मुख्य रूप से इसका विभाजन किया गया पाषाण काल के लिए। जो विभाजन का मुख्य आधार बनाया गया है वो तकनीकी परिवर्तन ही बनाया गया है। इसके बाद एक और विद्वान आते हैं कि देखते हैं इसका समय पीरियड देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि जो ये पूरा पाषाण काल है इसका जो समय पीरियड माना जाता है वो 5 लाख से लेके 10,000 माना जाता है और मध्य पाषाण काल 10 से लेके 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल 6 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये समय पीरियड आप जो देख रहे होंगे ये काफी लंबा समय पीरियड है कि इन सब में सबसे लंबा पीरियड 5 लाख से 10,000 यही दिखता है। तो एक विद्वान है जिनका नाम है लार्तक महोदय। देखिए कि ये बहुत लंबा समय पीरियड है और इसमें भी काफी हमें तकनीकी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो उन्होंने इस पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया। वो विद्वान कौन थे उनका नाम जान लेते हैं। तो उनका नाम है लार्तक महोदय। लार्तक महोदय जो थे उन्होंने ही पूरा पाषाण काल को तकनीकी आधार पर पुनः 3 भागों में बांटे। वो कौन कौन से भाग थे? वो थे पूरा पाषाण का पहला भाग था निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा जो विभाजन किए वो था उच्च पूरा पाषाण काल। अब इनका समय पीरियड देख लेते हैं। विभाजन याद रखिएगा, जो जॉन लुबाक बांटे थे तो वो ये पूरा पाषाण काल नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में किसने बांटा? तो लार्तक महोदय ने बांटा। इनका निम्न पूरा पाषाण काल का समय देख लेते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 5 लाख से लेके 50,000 और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से लेके 40,000, उच्च पूरा पाषाण काल का 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका जो निम्न पूरा पाषाण काल है वर्तमान में जो भारत के निम्न पूरा पाषाण काल का समय जा रहा है वो 15 लाख ईसा पूर्व जा रहा है, लेकिन बुक में जो डेटिंग मिलती है वो 5 लाख ही मिलती है क्योंकि वो नवीन है। ये ऐसे कैसे हुआ है? तो ये महाराष्ट्र का एक स्थल है बोरी से जो डेटिंग आ रही है उस पूरा स्थल की वो आ रही 14 लाख। एक तमिलनाडु में स्थल है अतिरमपक्कम, उसकी डेटिंग जो आ रही है वो 15 लाख है। इस आधार पे अब कहा जाता है भारत का जो पाषाण काल है वो 15 लाख ईसा पूर्व पुराना है। तो हमारा जो पाषाण काल था 5 लाख से उठ के अब चला गया है 15 लाख ईसा पूर्व पुराना हो गया है। अब हमको जो लोग पढ़ना है वो हमको मेन ये वाला काल पढ़ना है, ये वाला काल पढ़ना है। तो इसकी हम लोग विशेषता देख लेते हैं, इसकी विशेषता जो मुख्य देख लेते हैं और इसमें तकनीकी परिवर्तन देख लेते हैं। इसका क्षेत्र देखेंगे आज की क्लास में। फिर इसके आगे हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल फिर उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो विशेषता होंगी लगभग इस सभी कालों में दिखाई देते हैं, लेकिन प्रारंभ ये मुख्य हमारा है तो इस पे फोकस करेंगे। इसमें जो
जो इसका जो विभाजन किया गया है वो आपको पता है कि मुख्य रूप से तकनीकी आधार पर विभाजन किया गया है। तो जान लेते हैं आखिर हमको पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी क्या मिली, जानकारी कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो जानकारी के लिए हमारे पास साक्ष्य होंगे। तो हमारे पास निम्न पूरा पाषाण जानकारी के साक्ष्य क्या है। तो साक्ष्य है, जानकारी के साक्ष्य है पाषाण उपकरण, आपको बताए हैं कि पाषाण उपकरण ही मिले हैं सबसे पहले। दूसरा जीवाश्म, जीवाश्म में मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली लगभग सभी सामानें आ जाती हैं और उसकी बॉडी भी जीवाश्म के अंतर्गत ही आ जाती है, उसके शरीर का कोई भी अंश मिले और प्रयोग करने वाली चीजें। इसके अलावा जीवाश्म सामग्री हो गई और गुफा चित्रकर्ता। गुफा चित्रकर्ता का साक्ष्य कैसे कि जो पूरा पाषाण काल की एक अंतिम अवस्था होती है उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ तक आते आते मानो चित्रकारी का प्रारंभ कर दिया जाता है। तो भीमबेटका में जो भी चित्र मिलते हैं वो चित्रकारी गुफा के साक्ष्य के रूप में हो जाए। इसके अलावा आग की खोज इस काल में हो गई थी साक्ष्य के रूप में। सबसे मुख्य विशेषता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर लिया था, लेकिन उसके प्रयोग से वो परिचित नहीं था और आग को वो विनाशकारी समझता था। आग की खोज हो गई थी, अभी भी मानव जो खाता था वो कच्चा मांस ही खाता था, क्योंकि आग को वो उपयोगी नहीं बनाया था, उसको विनाशकारी मानता था। लेकिन आग की खोज पूछा जाए तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण में भी कौन सा काल, तो निम्न पूरा पाषाण काल, ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि इस काल में सर्वप्रथम मानव का उद्भव एवं विकास हुआ। निम्न पूरा पाषाण की विशेषता है कि इसी काल में मानव का उद्भव एवं विकास हुआ। तो सर्वप्रथम जो भारत का पश्चिमोत्तर वाला एरिया है, शिवालिक श्रेणी वाला, उसमें सर्वप्रथम रामापिथिकस के अवशेष मिले। रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रोपिथिकस के अवशेष मिले। तो ये रही विशेषता कि इस काल में मानव का उद्भव विकास हुआ। ऑस्ट्रोपिथिकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। पूछा जाता है कि मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है, तो मानव का आदि पूर्वज हमारे ये मानव ऑस्ट्रोपिथिकस को माना जाता है। एक विद्वानों की धारणा है कि मानव का जो विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई, भारत के संदर्भ में। तो अधिकांश विद्वानों का जो मत है कि भारत में मानव की उत्पत्ति भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों में है, मतलब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और शिवालिक श्रेणी के आसपास वाले हिस्से में मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। लेकिन एक विद्वान है जिनका नाम है बर्किट महोदय, ये विद्वान हैं जिनका नाम है बर्किट महोदय। इनका मानना है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले वो दक्षिण भारत में हुई। इन्होंने किस चीज को आधार बनाया, तो इन्होंने पाषाण उपकरणों का आधार बनाया, क्योंकि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सर्वप्रथम पाषाण उपकरण मिले। उसी के आधार पे बर्किट महोदय कहते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति हुई भारत में सर्वप्रथम वो दक्षिणी भागों में हुई। उसी दक्षिणी भागों से ही मानव उत्तर भारत और पूर्वी पश्चिमी भारत में गया है। लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि भारत में जो मानव की उत्पत्ति हुई वो पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में हुई। तो ये मत हो गया बर्किट महोदय का। अगली विशेषता कि निम्न पूरा पाषाण काल में वहाँ उतनी टाइम पे समाज कैसा था, तो समाज जो था वो बैंड समाज था और चलवासी समाज था, और जो मनुष्य थे वो 30 से 40-50 लोगों का एक समूह होता था, उसी में वो रहते थे, घूमते थे। ये जो एग्जाम में पूछा भी गया है कि समाज कैसा था निम्न पूरा पाषाण काल, तो ये ऑप्शन के रूप में दे देते बैंड समाज, चलवासी समाज और गैदरिंग हंटिंग का समाज। तो ये ऑप्शन आ सकता है कि बैंड समाज क्या था, कब था। तो बैंड समाज जो पाया जाता है वो निम्न पूरा पाषाण काल में पाया जाता है। ये क्या वजह है, तो चरवासी समुदाय का मतलब क्या है कि 40-50 लोगों का एक समूह होता था, कभी समूह या कभी कह सकते हैं मानव समूह कह सकते हैं। तो वो लोग एक समूह में रहते थे और एक ही साथ जाते थे, शिकार करते थे, एक ही साथ चले जाते थे। इस टाइप से वो समुदाय बना के रहते थे। तो ये रहा इसका एक समाज की समाज कैसे रहते थे, और वो जो समाज था उतनी टाइम का समाज में कौन सी मानव प्रजाति थी। तो ये जो 40-50 लोगों का समूह है, इस समूह के जो लोगों की प्रजाति कही जाती है वो कौन सी प्रजाति है, तो ये निग्रोटो प्रजाति है। ये निग्रोटो प्रजाति जो है सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। तो भारत की जो सबसे
प्राचीन प्रजाति पूछा जाए तो वो थी निग्रोटो प्रजाति। ये पूछा भी जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है, तो वो निग्रोटो प्रजाति है। अब अगली विशेषता देख लेते हैं, आवास। निम्न पूरा पाषाण काल में आवास कैसा था, वो कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे? तो वो ऐसे रहते थे कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानो वृक्षों पे रहता था, पर्वतों पे रहता था, गुफाओं में रहता था, खुले आकाश के नीचे रहता था। निम्न पूरा पाषाण काल में इसका मतलब है मानो कहीं पे किसी प्रकार का घर नहीं था, ना तो वो बनाया था, ना ऊपर नीचे मिट्टी में कहीं भी नहीं बनाया था। मानो एकदम जैसे आजकल की बहुत बंदर रहते हैं, सेम वैसे ही वो वृक्षों पे रहता था, या फिर पर्वतों की जो गुफाएं रहती थी उसमें रहता था, या फिर खुले आकाश के ही नीचे रहता था। अब यही क्यों बनाता था आवास कि वृक्षों पे रहता था, आराम से खाने पीने की सुविधा रहती थी, फल फूल मिल जाते थे, और पास में जाके पानी वानी आराम से प्रोवाइड हो जाता था। और यही चीजें ये थी कि गुफाओं में रहने का मतलब कि गुफाओं में पानी भी आराम से मिल जाता है, और गर्मी बरसात से काफी आराम रहती है। इसीलिए इस काल में मानव ने जो आवास चुने वो वृक्षों और पर्वतों और खुले आसमान को चुने। अगली विशेषता देख लेते हैं, पहनावा। कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का पहनावा क्या था, कैसे था? तो इन निम्न पूरा पाषाण काल में मानव को पहनावे का ज्ञान नहीं थे, मतलब वो किसी प्रकार का पहनावा नहीं जानता था, वो एकदम निवस्त्र रूप में रहता था। दूसरा, इसके अंतिम समय में, अंतिम समय का क्या मतलब है, इसका अंतिम समय हो जाएगा हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल आते आते मानव ने सर्वप्रथम जो उनको हड्डी की सुइयों के माध्यम से सहायता से सिल के अपने वस्त्रों को ढकने लगा था, या फिर जो पत्तियां होती हैं, बड़े पत्ते रहते थे, उनको अपने अंग ढकने के काम में प्रयोग करते थे। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल मानव था उसको किसी प्रकार के पहनावा का ज्ञान नहीं था, केवल लास्ट टाइम तक आते आते उन्होंने जानवर की खालों का प्रयोग करने लगे थे। अगली विशेषता जान लेते हैं, इनका जीवन किस पे आधारित था, क्या था, कैसे इनका जीवन चलता था। तो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव जो था उसका जीवन शिकार और संग्रहण पे आधारित था, मतलब गैदरिंग और हंटिंग पे आधारित था। मानव शिकार करता था और उसका स्टोरेज कर लेता था और उसी को खाता था। मुख्य जो भोजन था उसका केवल मांस था, उसी को शिकार करता था, उसी को खाता था। इसके अलावा वो कच्चा मांस खाता था, मांस कच्चा ही खाएगा, क्योंकि यहाँ पे मानव को आग का ज्ञान था लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता था, इसलिए वो शिकार करता था, उसके मांस का संग्रहण करता था और उसके बाद वो कच्चा मांस खाता था। इसके अलावा क्या खाता था, तो जो जंगल में कंदमूल होते थे, कुछ जंगल में खाने वाले फल फूल होते हैं जिनको हम आज भी खाते हैं, तो वैसे ही उस काल में निम्न पूरा पाषाण काल में भी मानो कंदमूल इसके अलावा भी खाता था। तो मुख्य भोजन हो जाएंगे इसके मांस, दूसरा हो जाएगा फल फूल, कंदमूल इत्यादि हो जाएंगे। अगली विशेषता देख लेते हैं कि ये निम्न पूरा पाषाण काल ये कौन सा काल था। ये हमारे भारत का है, लेकिन ओवरऑल कौन सा काल के अंतर्गत आता है। जो 5 महाकल्प है उनमें से किस कल्प के अंतर्गत ये पाषाण काल आता है। तो पूछा जा सकता है कि पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है। तो पाषाण काल जो आता है वो प्रतिनूतन काल के अंतर्गत आता है। प्रतिनूतन काल को हिंदी में जो कहते हैं वो प्लेस्टोसीन कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रतिनूतन काल के अंतर्गत आता है। प्रतिनूतन काल को इंग्लिश में प्लेस्टोसीन के नाम से जाना जाता है। प्लेस्टोसीन का जो समय पीरियड माना जाता है वो लगभग में 50 लाख से लेकर 30 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन इसका मत लगाइएगा कि हमारा इतिहास 15 लाख से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 50 लाख से 30 लाख ही है। ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है कि पूरी पृथ्वी की ये काल जो भारत के निम्न पूरा पाषाण काल है किसके, ये काल जो महाकल्प है पूरे पृथ्वी के इतिहास के, उसके अंतर्गत ये आता है हमारा प्रतिनूतन काल, उसका समय पीरियड माना जा रहा है, इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा निम्न पूरा पाषाण। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो पूरा पाषाण सामग्री मिली है वो 30 लाख के आसपास, 33 लाख ईसा पूर्व के आसपास ही मिलती है।
तो ये प्रतिनूतन निम्न पूरा पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है? तो प्रतिनूतन या प्लेस्टोसीन के अंतर्गत आता है। तो ये होगी विशेषता। अगली विशेषता देख लेते हैं, कला का प्रारंभ। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आने वाला एक काल है जिसका नाम है उच्च पूरा पाषाण काल, लेकिन सामूहिक रूप से ये आएगा पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो जो हमें एविडेंस मिलते हैं कला का, तो इसी उच्च पूरा पाषाण काल से मिलते हैं, लेकिन सीमित पैमाने पे कुछ और भी स्थल है जहाँ से निम्न पूरा पाषाण की कला के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पाषाण काल या फिर चित्रकला का प्रारंभ भारत में कब पाया जाता है, किस पाषाण काल में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। अगर व्यापक पैमाने पे पूछा जाता है तो मध्य, उसका प्रारंभ हमारे इस उच्च पूरा पाषाण काल में अच्छे रूप में हो चुका था एविडेंस के रूप में। तो जो ये भीमबेटका है हमारा, भीमबेटका ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये पूरा स्थल है गुफा से ढका हुआ। इसी गुफा में 4 गुफाएं हैं जिनका नाम है F3, दूसरा F25, तीसरा F29, चौथा F96। ये 4 गुफाएं हैं। वैसे भीमबेटका में कुल 500-600 गुफाएं पाई जाती है, लेकिन उन 500-600 गुफाओं में से मतलब 4 गुफाएं ऐसी हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, वहां से ये एविडेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सीमित मात्रा पे एकदम चित्रकारी के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो भीमबेटका की इन 4 गुफाओं का संबंध किस काल से है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से। इसके अलावा उच्च पूरा पाषाण कालीन एक मात देवी की बेलन घाटी से मूर्ति मिलती है, और जो वो मूर्ति बनी है वो हड्डी पे बनी है, उसको उकेरा गया है एक देवी मूर्ति के रूप में। तो विद्वान उसे मात देवी की मूर्ति मानते हैं, जो वो उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित मानी जाती है। इसके अलावा हमें शतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, शतुरमुर्ग के अंडों पे महाराष्ट्र के पटने स्थल से, कहाँ से? महाराष्ट्र के पटने स्थल से हमें शतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उन अंडों पे मानव द्वारा चित्रकारी की गई है। तो पूछा जाए कि शतुरमुर्ग के अंडे पे मानव की चित्रकारी के साथ कहाँ से मिले और किस काल से मिले, तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आने वाले निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत और या फिर उच्च पूरा पाषाण, मुख्य रूप से ये जो पाटने स्थल है ये उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस काल से महाराष्ट्र के पटने से शतुरमुर्ग के अंडे पे मानव द्वारा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो गए कला का प्रारंभ। इसके बाद देख लेते हैं उपकरण। उपकरण यहाँ की मुख्य विशेषता है पाषाण काल के। जो उपकरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो किस पत्थर के बने हैं? तो जो उपकरण बने हैं मुख्य रूप से वो क्वार्टजाइट पत्थर के बने हैं। ये पत्थर क्वार्टजाइट पत्थर आसानी से मिल जाता था और ये काफी मजबूत पत्थर रहता था। जो निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण बने हैं वो मुख्य रूप से किस पत्थर के बने हैं? तो क्वार्टजाइट पत्थर के बने हैं। किस पत्थर के बने हैं? क्वार्टजाइट पत्थर के बने हैं। और इसको स्फटिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वार्टजाइट को स्फटिक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया उपकरण निर्माण का पत्थर। अगर पूछा जाए कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव ने किस पत्थर का प्रयोग किया, उसका नाम बताओ, तो हो जाएगा यही क्वार्टजाइट। अभी देख लेते हैं। तो इस काल में जो मानव की तकनीकी थी किसपे पत्थर बनाए, तो उन्होंने कोर तकनीक पे पत्थर बनाए। इसकी मुख्य विशेषता है निम्न पूरा पाषाण काल की कि इस काल के जो पत्थर बने हैं वो कोर पद्धति पे बने। अब कोर पद्धति क्या होती है? तो कोर पद्धति ये ऐसे कोर पद्धति ये होती है कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, ये सबूत पत्थर बहुत बड़ा है। तो मानो यहाँ से छोटे छोटे अंश काट देता था। ये छोटे छोटे जब अंश टूट के अलग हो जाएंगे तो अब देखेंगे इसका जो आकार हो जाएगा इस टाइप से इस पत्थर का आकार हो जाएगा और ये वाले अलग हो जाएंगे भाग। जब ये वाले भाग अलग हो जाएंगे तो ये पत्थर जो बचेगा मूल पत्थर बचेगा। ये तो इसके पार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा होगा ये पत्थर का मूल होगा और यही निकाल के मानव अपने औजार के रूप में प्रयोग करता था। जैसे कहीं फेंक के मारता था, कहीं ऊंची पहाड़ पे हुआ और जानवर नीचे हुआ तो मानव क्या करता था, इन्हीं को ढकेल देता था। और जब ये ढकेल देता था तो मानो कि ये जब मानव ढकेल देता था जानवरों को, जो ये कोने होते थे यही कोने जाके जानवर को लग जाते थे और जानवर घायल हो जाता था, उनको शिकार करने में आसानी हो जाते हैं।
तो जो ये निम्न पूरा पाषाण के औजार बन रहे हैं, तो ये जो मुख्य वाला, ये वाला जो मुख्य भाग है, इससे पे औजार बन रहे हैं। आगे के कालों में जो ये टूट के हिस्से अलग हो रहे हैं, इन पे औजार बनने लगते हैं। लेकिन निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता है कि कोर पद्धति पे पाषाण का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया इसका मुख्य कोर पद्धति वाला या कोर तकनीकी उपकरण निर्माण। अब देख लेते हैं, ये पत्थर हो गया, उपकरण का पत्थर कौन सा है। अगर पत्थर पूछा जाए तो क्वार्ट्जाइट हो जाएगा, अगर तकनीकी पूछा जाए तो ये कोर हो जाएगा। कोर कहते हैं और इसको कोड के नाम से भी, क्रोड के नाम से भी जानते हैं। इसमें से कोई भी मिल सकता है कि निम्न पूरा पाषाण की तकनीकी कौन थी, तो क्रोड या कोर कुछ भी आ सकता है। वो पत्थर कौन सा, तो क्वार्ट्जाइट था। अब देख लेते हैं कौन कौन से उपकरण थे। तो उपकरण जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चॉपर, चॉपिंग पाए जाते हैं, क्लीवर पाए जाते हैं और हैंडक्स पाए जाते हैं। सीमित मात्रा पे स्क्रैपर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम पाए जाते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से यही उपकरण माने जाते हैं और स्क्रैपर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि उपकरण, पहला उपकरण जो है ये चॉपर चॉपिंग है। चॉपर चॉपिंग कैसे उपकरण होते थे, तो चॉपर चॉपिंग ऐसे उपकरण होते थे कि जैसे जो नदियां होती थी, आज भी देखते होंगे लेते हैं, तो जैसे कि ये जो नदियां होती है, ये नदियां हो गई। इन नदियों में आज भी देखते हैं कि नदियों के किनारे अक्सर पत्थर पाए जाते हैं गोल मटोल। तो यही जो पत्थर होते थे वही पत्थर ही चॉपर चॉपिंग कहलाते थे। तो जैसे ये नदियां हो गई, जब नदियों में पानी तेज बहता है तो तेज पानी के धार के साथ कुछ पत्थर नदी अपने साथ ले आती है। तो जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये आते आते यहाँ आते आते यहाँ आते आते यहाँ आते आते यहाँ आते आते अपना ये रूप रगड़ते और घिसते हुए धारण करते हैं। तो जब ये वाला रूप धारण कर देते हैं और मानो इन्हीं पत्थरों को उठा के वो औजार बना लेता है, तो इन्हीं चॉपर चॉपिंग कहते हैं। चॉपर चॉपिंग की प्रक्रिया कहाँ से, ये नदियों द्वारा जो पत्थर लाए जाते हैं और उन्हीं के आकार में जो गोल मटोल हो जाते हैं, उन्हीं को उठा के मानो यहाँ पे चॉपर चॉपिंग औजार बनाता है। चॉपर चॉपिंग देखने में कैसा होता था, तो चॉपर चॉपिंग कुछ इस टाइप से देखने में होता था। चॉपर चॉपिंग की विशेषता क्या है कि चॉपर जो ये अलग अलग उपकरण है, ये जो चॉपर वाला है, चॉपर वाले उपकरण में एक तरफ धातु होती है। जैसे कि ये उपकरण हुआ, ये उपकरण हुआ, इस उपकरण में अगर मानो इधर एक तरफ धार बना देता है ऐसे, तो ये जो उपकरण कहलाएगा ये चॉपर उपकरण कहलाएगा। अगर चॉपर की देखा जाए तो जैसे कि ये हो गया, ये हो गया एक उपकरण। अगर मानो इधर भी बना देता है धार, धार मतलब काटने के लिए किसी चीज को, और इधर भी बना देता है धार, तो ये जो हो जाएगा उपकरण, ये चॉपिंग कहलाएगा। ये उपकरण, जिस उपकरण में एक तरफ धार होगी वो चॉपर कहलाएगा, जिसके दोनों साइड धार होगी वो चॉपिंग कहलाएगा। तो इन्हें संयुक्त रूप में चॉपर चॉपिंग उपकरण कहा जाता है। इसको चॉपर चॉपिंग या फिर पेबुल संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से चॉपर चॉपिंग संस्कृत पूछा जाए तो ये उत्तर भारत की संस्कृति मानी जाती है, और दक्षिण भारत की जो संस्कृति मानी जाती है वो हैंडक्स मानी जाती है। तो चॉपर चॉपिंग अगर पूछा जाए किस क्षेत्र की संस्कृति है, तो उत्तर भारत की संस्कृति है। चॉपर चॉपिंग की विशेषता क्या है कि जिस अगर एक तरफ धार है तो वो चॉपर कहलाएगा, अगर दोनों तरफ पत्थर के धार है तो वो चॉपिंग कहलाएगा। इसके अलावा इसको चॉपर चॉपिंग संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी में जो कहते हैं, हिंदी में चॉपर चॉपिंग को गड़ासा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो औजार है वो क्लीवर। क्लीवर को हिंदी में जो कहा जाता है वो बिदारणी के नाम से जाना जाता है। क्लीवर किसी चीज को काटने या छीलने के काम आता था। तो क्लीवर का काम क्या था, किसी चीज को छीलना। क्लीवर का जो आकार होता था, जैसे ये पत्थर हो गया, इस पत्थर पे दो बड़ी धारों में इधर या इधर बना दिया जाए या फिर इधर बना दिया जाए, दो ऐसे करके ऐसे अगर या इधर बना दिया जाए तो ये बिदारणी का रूप हो जाएगा। बिदारणी किसी चीज को काटने या छीलने के काम आता था। ये हो गया, मुख्य रूप से ये काटने के काम आती थी, लेकिन आंशिक रूप से छीलने के भी काम ये क्लीवर आ जाती। तो ये हो गया हमारा क्लीवर का आकार की जिसके दो तरफ दो ही धार हो तो वो बिदारणी या क्लीवर कहलाएगा। अब अगला उपकरण देख लेते हैं हैंडक्स। हैंडक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हैंडक्स को हिंदी में हस्त कुठार या फिर हाथ की कुल्हाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आकार कैसे होता है, तो इसका आकार ऐसे होता है कि जैसे कि एक ये पत्थर है, ये पत्थर है, मानो क्या करता है, इस पत्थर पे एक
ऐसे फलक निकाल देता है, एक ऐसे फलक निकाल देता है, एक ऐसे फलक निकाल देते, एक ऐसे फलक निकालता है, बाकी मूल पत्थर ये बचता है। तो इसका आकार कैसा बचेगा, जब इनको निकाल देगा तो जो इसका आकार बचेगा कुछ ऐसा 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 और ऐसा बचेगा। ये जो आकार बचेगा ये आकार ही हैंडेक्स कहलाएगा। इसके कुछ और आकार मिलते हैं, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप में भी मिलते हैं। तो जो हैंडेक्स का स्वरूप होता था कुछ इस टाइप का होता है। इसी वाले भाग को मानो हाथ में पकड़ता था और वार करता था, और इससे जानवरों को जाके ये कोने लग जाते थे, जानवर घायल हो जाता था, ये लोग अपना शिकार कर लेते हैं। तो ये हो गया हैंडेक्स। हैंडेक्स कुछ इस टाइप का दिखता है। और जो यहाँ पे कहते हैं कोर पे, सारे औजार कोर पे ही तो बने हैं। ये फलक निकाल दिए गए, ये जो मूल पत्थर बचेगा यही कोर कहलाएगा, इसी पे ये औजार बनने हैं। यहाँ पे भी वही हाल था, यहाँ पे भी वही हाल था। तो यहाँ पे कोर पद्धत का हो गया हैंडेक्स, यहाँ पे हो गई ये कोर पद्धत, प्रमाणित की कोर पद्धत। ये जो हैंडेक्स है, हैंडेक्स मूलभूत से दक्षिण भारत की संस्कृति मानी जाती है। उत्तर भारत की चॉपर चॉपिंग मानी जाती है, दक्षिण भारत की हैंडेक्स मानी जाती है। और ये दोनों उपकरण एक स्थल है, ये हैंडेक्स और चॉपर चॉपिंग एक स्थल है जम्मू कश्मीर का चौतरा। कौन सा स्थल है जम्मू कश्मीर का? चौतरा। चौतरा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा स्थल है जहां से हैंडेक्स भी मिलते हैं और चॉपर चॉपिंग भी मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की मिलन बिंदु का स्थल पाषाण काल में, निम्नपुरा पाषाण में कौन था? तो वो चौतरा स्थल था, जहां से कहा दक्षिण भारत के हैंडेक्स और उत्तर भारत के चॉपर चॉपिंग दोनों मिल रहे। इसका मतलब है कि मानो यहाँ पे मिला था, मतलब दक्षिण भारत का भी मानो मिला था, उत्तर भारत का मिला था, इसलिए दक्षिण और उत्तर भारत के मिलन बिंदु के रूप में संस्कृतियों के चौतरा को जाना जाते हैं। चौतरा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हैंडेक्स जो है, ये हैंडेक्स उपकरण है। हैंडेक्स उपकरण की निर्माण की दो विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहली विधि जो है ये है अबेलियन हैंडेक्स, दूसरी है एसोलियन हैंडेक्स। ये हैंडेक्स है, हैंडेक्स निर्माण की दो विधियां पाई जाती। कौन कौन सी? पहली अबेलियन हैंडेक्स, दूसरी एसोलियन हैंडेक्स। इनकी विशेषता क्या है? इसमें विशेषता बस यही है, तकनीकी आधार है और कोई नवीन है और इसमें से एक ज्यादा प्राचीन है। तो जैसे कि जो अबेलियन हैंडेक्स है, ये हैंडेक्स काफी पुराने माने जाते हैं। इसका जो समय पीरियड माना जाता है वो मिडल युग माना जाता है। मिडल युग ये हिमकाल थे, जैसे उसमें गुंज, मेंडल, ग्रीस और बुल्म रहते हैं, उसमें से ये इसका जो संबंध है ये मिडल युग से है। और ये इनका जो आकार पाया जाता था वो भारी भरकम पाया जाता था। ये मतलब काफी अच्छे नहीं बने हैं, इनपे केवल सल्क निकाले गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सल्क समझाए, ये वाले सल्क जो निकाले गए हैं वो एक ही बार निकाले गए हैं। अगर इस उपकरण को बार बार छोटा छोटा करके सल्क निकाल दिया जाए तो इस औजार का जो स्वरूप आएगा काफी अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अबेलियन संस्कृत में जो हैंडेक्स निकाले गए, हैंडेक्स बनाए गए, उसमें केवल एक बार ही फलक निकाले गए हैं। वो हैंडेक्स काफी भारी भरकम है। इनका संबंध किस काल से है? तो मिडल युग से है। दूसरी जो संस्कृति है इसके निर्माण की वो है एसोलियन हैंडेक्स है। एसोलियन हैंडेक्स का संबंध कैसे है? तो वो हिम युग के जो काल था, ऋष युग। किस युग से? ये जो ऋष युग है इस काल से था। और इसके जो हैंडेक्स है उनसे अनेक सल्क निकाले गए। अनेक सल्क मतलब क्या है कि यहाँ पे ये है, इससे छोटे 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 करके एक बहुत बढ़िया हैंडेक्स का स्वरूप दे दिया है। जब ज्यादा सल्क निकाले छोटे छोटे करके तो हैंडेक्स का स्वरूप बहुत अच्छा आ गया। तो इसलिए एसोलियन हैंडेक्स जो है काफी अच्छे सुडाइल मिलते हैं और ये भारी भरकम कम अच्छे मिलते हैं। अगर हैंडेक्स भारी है, भद्दा है तो अबेलियन संस्कृत का माना जाएगा, वो अच्छा है तो वो एसोलियन संस्कृत का माना जाएगा। अगर संस्कृतियों के क्रम में प्राचीन माना जाए तो अबेलियन हैंडेक्स सबसे पुराने माने जाएंगे, एसोलियन नवीन माने जाएंगे इन दोनों के कंपेयर में। तो ये हो गई इस काल की कुछ विशेषताएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि निम्नपुरा पाषाण का प्रचार कहाँ पाया जाता है।